हेलो टू ऑल। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रीडिंग पैसेज यानी कि कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर मैं आज आपको 5 ऐसी टॉप एलिमिनेशन टेक्निक बताऊंगा जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपके जो सवाल हैं वो गलत नहीं होंगे। इतना दावा? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये 5 टेक्निक ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती हैं। अगर आपका रीडिंग पैसेज कॉम्प्रिहेंशन गलत हो रहा है तो आप गलत नहीं होगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। बस वो प्रैक्टिस आप लगातार कर लीजिएगा, आप एग्जाम में देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये 5 टॉपिक और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 से लेके 5 तक आप इसको बढ़िया से देखिए, नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे मान लो आप एग्जाम में जाते हो तो एग्जाम में कुल मिलाकर देखा जाए तो 26 से लेके 30 क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं। सबसे पहले क्या करना, जब आपको एग्जाम में पेपर मिले, कुछ नहीं करना है, ना मैथ ना रीजनिंग, मत टच कीजिए। सबसे पहले स्टार्टिंग के 50 मिनट अपनी घड़ी में समय को देखते रहिए। 50 मिनट लगातार सिर्फ क्या करिए, अपने रीडिंग पैसेज यानी कि कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीट कर दीजिए। सबसे पहला काम ये करना है। जो बच्चा सही से पेपर को एग्जीक्यूट नहीं करता ना, उसका सीसैट नहीं होता। सीसैट सिर्फ एक गेम है, ध्यान रखना। वहां कट ऑफ क्वालिफाई करना है, ना कि आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपको 26 में से, मान लेते हैं 26 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 22 अटेम्प्ट करने हैं। अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में होते हैं, वो क्वेश्चन आप कितना भी कर लीजिए वो गलत होंगे, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ऐसी टिपिकल होती है कि उस समय नहीं आता सडन। तो अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले कि जो बहुत ज्यादा खिचड़ी पक रही है, छोड़ दो भाई, जाने दो। 22 क्वेश्चन सही कर लिया ना, 5 क्वेश्चन और सही करने हैं बस। 27 क्वेश्चन पे सी सैट हो जाएगा। उसके बाद भी तुम्हारे पास लगभग 1 घंटा 10 मिनट बचा है, और उसके बाद रीजनिंग और मैथ से कुछ क्वेश्चंस निकाल के आराम से सिलेक्शन हो सकता है सी सैट का। ठीक है, तो बहुत पागलपन मत दिखाइएगा। इन 5 ट्रिक से आपके 22 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होंगे, ये भी हो जाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ यूपीएससी की लैंग्वेज कुछ क्वेश्चन में बहुत टिपिकल होती है। तो कोशिश करिए, छोड़ दीजिएगा। 2-4 क्वेश्चन जाने दो यार, सबके पीछे ना पढ़ना, ध्यान रखना। सबके पीछे पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आइए शुरू करते हैं ट्रिक पे, और सबसे पहली बात करेंगे पहली एलिमिनेशन ट्रिक, जिसका नाम है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। एग्जैक्टली क्या होता है, सीसैट में जब कॉम्प्रिहेंशन देखते हो तो उसमें बहुत सारा लिखा रहता है। जैसे लिखा रहता है कि जो ये गद्यांश है इसका केंद्रीय विचार क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, इन्फेरेंस क्या है। कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी धारणा, धारणा पे कई सारे सवाल आते हैं कि धारणा क्या होगी इसकी। गद्यांश का सार यानी क्रक्स ऑफ द पैसेज। या कभी कभी आता है कि गद्यांश द्वारा दिया गया सर्वाधिक तार्किक, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक संदेश क्या है। ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये जो पूछा जाता है ना, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देते हैं कि यार इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है। देखो, 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। वो सबसे पहला है निष्कर्ष, दूसरा है धारणा, यानी कि एक इन्फेरेंस, और दूसरा है कहीं ना कहीं एजम्पशन। यही प्रॉब्लम करता है। बस ध्यान से मेरी बात सुन लो, इसका बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर मान लेते हैं निष्कर्ष के बारे में, तो ये होता क्या है कि ये पैसेज में ही लिखा होता है, तो आपको पैसेज के बाहर बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ये पैसेज में ही आपको चीजें मिल जाती हैं। और होता क्या है, निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आपको एविडेंस होना चाहिए, और जो एविडेंस कहाँ होगा, पैसेज में ही दिया होता है। इससे रिजल्ट आसानी से मिल जाता है और हम सही उत्तर तक आसानी से पहुंच जाते हैं। अगर क्वेश्चन में निष्कर्ष कह दिया गया है, बहुत इजी होता है आंसर को निकाल पाना। लेकिन सबसे ज्यादा गलती कहाँ होती है, सबसे ज्यादा होती है गलती अजम्पशन में, यानी कि धारणा में। धारणा में प्रॉब्लम क्या होती है, जो इसका सोर्स होता है ना, वो पैसेज में हिडन होता है। यानी कि जिस बंदे ने इस पैसेज को बनाया है, उसने क्या किया है, उसमें उस चीज के धारणा यानी कि उसके बारे में जो अजम्पशंस उसने लिया है वो उसी में छुपा हुआ है। और छुपा होने की वजह से जो प्रूफ है, वो प्रूफ उसमें वो देता नहीं है। जब वो प्रूफ नहीं देता है तो वो लाइन लिख देगा लेकिन प्रूफ नहीं देगा, क्योंकि धारणाएं का मतलब होता है कि हाँ हमने ऐसा मान लिया। जैसा हमने माना कि जून के महीने में बरसात होती है, ये मेरी धारणा है ना। लेकिन मैं ये कह दूं कि नहीं, मौसम विज्ञान के द्वारा बताया गया, मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि 10 जून से बारिश होगी, तो ये प्रूफ है। लेकिन मैं ये कह दूं कि जून में ही बारिश होती है, ये मेरी धारणा है। इसीलिए धारणा वाले थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, लेकिन समझिएगा जो अभी बताऊंगा, आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट एकदम बेस्ट होगा। ठीक है, तो
पहली बात, धारणा में हिडन होता है, प्रूफ नहीं मिल पाता है, इसीलिए बेसिक आइडिया और बिलीफ पर ही हमें काम करना पड़ता है। यानी कि जो नेचर है वो कैसा है इस क्वेश्चन का, वो बेसिक आइडियाज पे रहता है। यानी जैसा मैंने बताया कि आपको पता है जून में बारिश होती है, बस ऐसा है, ये बिलीफ पर है। इसीलिए कहीं ना कहीं यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी का फोकस होता है इस पर, क्योंकि इस पे आपको ट्रैप बनाता है, इसी पे आपको फंसाने की कोशिश करता है। तो एग्जैक्टली आपको करना क्या है, देखो आपको करना क्या है, सिंपल सा एक बात ध्यान रखना। आपको एक बॉक्स रहेगा, ये आपका पैसेज का बॉक्स है, इसका मतलब हो गया आपको कहाँ रहना है, इन द बॉक्स, यानी कि इन द बॉक्स, आपको बॉक्स से बाहर नहीं जाना है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि अगर कोई कहे भैया बॉक्स के बाहर जाके सोच लो, तो कह देना नहीं, मुझे बॉक्स के अंदर ही रहना है। क्यों? क्योंकि अगर चाहे निष्कर्ष की बात करें चाहे धारणा की बात करें, वो पैसेज में ही हिडन है और यहाँ तो सामने रहता है। उसी तरह चाहे वो बात करे क्रक्स की, चाहे मोस्ट लॉजिकल बात करे, या कोई प्रैग्मैटिक पैसेज यानी कि विवेकपूर्ण या तार्किक बात करे, या उसका सेंट्रल आइडिया की बात करें, केंद्रीय विचार की बात करें, सब कुछ कहाँ दिया होगा, इसी बॉक्स के अंदर, यानी कि पैसेज के अंदर। यानी कि पैसेज के बाहर हमें नहीं सोचना है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं, हाँ भैया प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं। अब मान लेते हैं बॉक्स के अंदर सिर्फ रिसाइकल करने की बात कही गई है। अब मान लेते हैं आगे ऑप्शन में लिखा है कि रिसाइकलिंग से भारत की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, भारत की जीडीपी बढ़ने लगेगी, ऐसा ऑप्शन में लिखा है। क्या बॉक्स में ऐसा कुछ लिखा था क्या? जीडीपी के बारे में बात किया, इकोनॉमी के बारे में बात किया? नहीं। तो जब नहीं बात किया तो आपको ऑप्शन गलत मान लेना है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि जो बॉक्स में जो पॉइंट उठाए गए हैं उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना। अगर आप कुछ नहीं सोच रहे हो तो इन सब का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि ये सब वैल्यू कोई रह ही नहीं जाती। लेकिन प्रॉब्लम तब कब आती है, जब बच्चा इन्हीं चीजों में फंस जाता है। तो आपको फंसना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? बस आपको इन द बॉक्स रहना है। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई कि भैया जो पैसेज में कहा गया उसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना। गुड। आइए अब बात करते हैं आपसे, एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये लिखा है, ये सवाल है, इसका उत्तर है, ये हिंदी में है और इधर इंग्लिश में भी दे रखा है, तो आप आराम से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। ठीक है, क्या लिखा है? आजाद भारत में कृषि क्षेत्र की एक कड़वी सच्चाई यह है कि गैर कृषि अर्थव्यवस्था की विपरीत इसमें कभी भी तेज विकास का दौर नहीं देखा। 1980 के दशक के दौरान कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा दशकीय विकास दर यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट महज 3.5% रही। इसके अलावा 1980 के दशक में जो दशकीय विकास में तेजी आने के बाद कृषि विकास में बाद में ठहराव का दौर आ गया। यह कृषि गैर कृषि विकास के बिल्कुल विपरीत है, जो 1980 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक लगातार बढ़ता रहा। यानी कि अगर हमने पैसेज पढ़ा तो पैसेज में सिर्फ ये बोला गया है कि भैया जो कृषि क्षेत्र है वो गैर कृषि क्षेत्र के हिसाब से उतनी तेज से ग्रोथ नहीं किया है। इसके अलावा इस में और कोई बात कही नहीं गई है। और जब भी आप पैसेज पढ़िए तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलिए, ठीक है? इससे चीजें आसान हो जाती हैं। अब पूरा पढ़ने के बाद यही समझ में आया कि भैया सिर्फ ग्रोथ की बात कहा है कि गैर कृषि क्षेत्र जिस हिसाब से बढ़ गए, कृषि क्षेत्र उतना बढ़ा ही नहीं। एक बार 3.5% देखा गया है, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। ठीक है, अब आइए सवाल देखते हैं पूछा क्या गया है। लिखा है इस अनुच्छेद यानी कि ये जो पैसेज है इसके तहत धारणाएं, निम्नलिखित धारणाएं बनाई गई हैं और ये पूछा गया है ये कौन सी धारणाएं वैध हैं। अब सवाल किस पे आ गया मेरे दोस्त, मैं इस पे आ गया, धारणाओं पे आ गया। यानी कि हिडन है मामला, और हिडन मामला क्या है, प्रूफ नहीं दिया है, ठीक है? और उसके साथ साथ बेसिक आइडिया बिलीफ की बात है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिर्फ बात कही गई है किसके बारे में, विकास के बारे में, कि गैर कृषि और कृषि में क्या अंतर आया है। सवाल पढ़ते हैं। सवाल है, भारत में कृषि और गैर कृषि अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति के बीच बढ़ती खाई निम्नलिखित तरीकों से कम या नियंत्रित किया जा सकता है। अब सबसे पहली बात, सवाल ही गलत बनाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी सीधी सी बात है, बात धारणा की है तो पैसेज के बाहर नहीं जाएंगे। अब सवाल में कहीं भी ये बोला ही नहीं है कि इसकी खाई को नियंत्रित कैसे करेंगे, कहीं पर लिखा है, कहीं पर
नहीं, जब लिखा नहीं है तो इसका मतलब यही हो गया कि सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है। कैसा है? आउट ऑफ द बॉक्स है। और मैंने अभी आपको बताया कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, तब भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? व्यावसायिक फसलों की बड़े पैमाने पर खेती और व्यवहार्य कॉर्पोरेट खेती को अपनाकर। इसका मतलब यह है कि बाय अडॉप्टिंग लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स एंड वाइबेबल कॉर्पोरेट फार्मिंग। क्या कॉर्पोरेट फार्मिंग के बारे में कुछ बात कही गई है? क्या व्यावसायिक फसलों के बारे में कुछ बात कही गई है? ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, इसके बारे में बात नहीं की गई। जब बात नहीं कही गई तो सीधी सी बात है, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही आउट ऑफ द बॉक्स बनाया गया है। यही ट्रैप है यूपीएससी का। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे हाँ यार ऐसे करके तो हम कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही है। अब दूसरा क्या लिखा है? सभी फसलों के लिए मुफ्त बीमा प्रदान करके बीज, उर्वरक, बिजली तथा कृषि मशीनरी पर भारी सब्सिडी देकर जो विकसित देश के बराबर हो। सोचो, विकसित देश के बराबर भारी सब्सिडी दे दो, बीज दे दो और कहीं ना कहीं बिजली वगैरह सब दे दो, तब देखो क्या होता है ग्रोथ। क्या लिखा है ये बात? ये तो सिंपल सा बोल रहा है भाई, सीधी सी बात है। लगातार हमने देखा 2010 तक 2000 सन 2000 तक कहीं ना कहीं जो विकास है बिल्कुल विपरीत रहा है। बस इतनी बात कही है। अगर ये कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना होता तो हम दोनों की बात कहते, लेकिन यहाँ पर देखो भारी सब्सिडी देकर, है ना, कहीं बड़े पैमाने पर खेती को करके, ये सब चीजें ऐसा लग रहा है कि यार जबरदस्ती ठूसा जा रहा है और दिमाग को हिलाने की बात है। तो इसीलिए दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो जो भी धारणाएं हैं कोई वैध नहीं है, इसीलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जबरदस्त टेक्निक है, ध्यान रखना। इस टेक्निक से ना आप क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मार दोगे क्या होने वाला है। ठीक है, और पांचवी तक जाते जाते अभी पूरा मामला क्लियर हो जाएगा कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। चलिए अब दूसरे ट्रिक पे चलते हैं। दूसरे ट्रिक पर, ये इंग्लिश में है, आराम से इसको भी पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है? ट्रिक नंबर 2, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में जहां पे एक्सट्रीम या एब्सोल्यूट वर्ड दिए होते हैं, तो हमें क्या करना है? सीधी सी बात है, इनसे बचना चाहिए। ऐसा कुछ आ जाए अतिवादी या पूर्ण शब्द कहीं कुछ आ जाए जो बहुत अतिवादी लग रहा है, यानी कि बहुत एब्सोल्यूट लग रहा है, उसको अवॉइड कर दो, गलत है। अच्छा, ऐसे कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? ये सब जो लिखे हैं, ऑलवेज, नेवर, कंप्लीटली, टोटली, इंटायरली, एब्सोल्युटली, ओनली, सोले, है ना, एक्सक्लूसिवली, अलोन, नॉट, बट, ऑल, एवरीवन, एवरीथिंग, इन ऑल केसेस, ये सब चीजें हमेशा, कभी नहीं, पूरी तरह से, पूर्णतः, संपूर्ण रूप से, बिल्कुल, केवल, सिर्फ, विशेष रूप से, अकेले, इसके सिवा कोई नहीं, सभी, कोई नहीं, सब कुछ, हर स्थिति में, अगर ऐसा कुछ शब्द आए गलत मान दो, तुरंत के तुरंत गलत मार दो। ये ट्रिक नंबर 2 है। ट्रिक नंबर 2 है, ध्यान रखना। अब पहली ट्रिक तो अब मैंने आपको बता दी कि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं रहना। दूसरी ट्रिक में ये ध्यान रख लेना, यहाँ पर एक और गेम चेंज हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, सवाल पढ़ा है, पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ता करते हैं। सवाल क्या लिखा है भैया? ध्यान रखना, यूपीएससी के ही सवाल है। विश्वास को, अब एक चीज में जैसे मैं बता रहा हूँ ना, अंडरलाइन करते चलिएगा, ठीक है। यानी कि विश्वास को आमतौर पर दूसरे के प्रति संवेदनशील होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। उद्यमिता, या देखिए उद्यमिता का अर्थ है दूसरों पर विश्वास करना और स्वयं को धोखे या जोखिम में डालने की इच्छा रखना। ये कह रहे हैं उद्यमिता, यानी कि अगर मुझे बिजनेस करना है, इसका मतलब हो गया दूसरे पर विश्वास कर लो और स्वयं को कहीं ना कहीं धोखे या जोखिम में डालने की इच्छा रख रहे हो, तब जाके बिजनेस करो। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे, विशेषज्ञ प्रणालियों पर विश्वास वैश्वीकरण से जुड़े व्यवहारों का मूल तत्व है। विश्वास स्वयं सामाजिक बाजार में एक, ये लाइन, एक क्या है? सुपर कमोडिटी है, ठीक है, और वैश्विक बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की विशेषताओं को परिभाषित करता है। विश्वासपूर्ण आचरण का अर्थ यह भी है कि दूसरों को उच्च सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। यानी कि एक बात और, विश्वासपूर्ण आचरण की बात कर रहा है कि यह भी है कि दूसरों को उच्च सम्मान की दृष्टि देखा जाए और यह आशा रखी जाए कि वो कुछ विशेष मामलों में सक्षम है, यह भविष्य में भी सक्षम होंगे। यानी कि टोटल सवाल जो है वो उद्यमिता में विश्वास को लेके ही कह रहा है।
इसके अलावा दूसरे में कोई बात कही नहीं रहा है कि नहीं। जहां तक मुझे लगा, अगर मैं सिर्फ जो अंडरलाइन किया हूं उसको पढ़ लूं तो बार बार यही बात कह रहा है विश्वास को लेके, ठीक है। और विश्वास को लेके इसने क्या कहा कि भैया अगर जो उद्यमिता है वो कहीं ना कहीं दूसरे पर विश्वास करना है, स्वयं को जोखिम में डालने का है, ठीक है। और एक बात ये भी बोला है कि जो लोग विश्वास जो होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है, ठीक है ना। यानी कि प्रति एक संवेदनशील रखते हैं दूसरे के प्रति, ऐसी बात है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, सवाल क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इन अनुच्छेद के मूल भाव का मतलब क्या हो गया भैया, सेंट्रल आइडिया यानी कि सेंट्रल थीम की बात कर रहा है ना, जो हमने देखा था वहां पे, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। उद्यमिता में विश्वसनीयता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, यानी कि कैन नॉट बी एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता है, किस चीज की भैया, विश्वसनीयता की। और यहां पर तो कह रहा है विश्वसनीयता। और एक चीज बात, हमने यहां बात कर रहे हैं किसकी, एब्सोल्यूट वर्ड की। और सीधी सी बात है यहां अपेक्षा ही नहीं की जा सकती, बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, बहुत ज्यादा हाई दबाव डाल के ये बोला जा रहा है, तो छोड़ दीजिए, आगे पढ़ते हैं। विश्वसनीय लोग सबसे सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, सबसे अधिक। यहां ये नहीं बोला कि सबसे अधिक, हाँ ये बोला कि संवेदनशील होते हैं, लेकिन ये नहीं बोला सबसे अधिक, है ना। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर यहां जाओगे, अगर कहीं पे लिखा है सबसे अधिक या संपूर्ण रूप से, है ना, तो अगर ऐसा कुछ लिखा है तो आप थोड़ा सा बचिएगा, ठीक है। विशेष रूप से, अकेले, है ना, ऐसे कुछ शब्द हैं तो वहां से थोड़े से बचिएगा, ध्यान रखिएगा, पूर्णता, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सबसे अधिक, भाई एक्सट्रीम वर्ड है, काट दो, ध्यान रखना। अगला, धोखे के जोखिम का सामना किए बिना कोई भी आर्थिक गतिविधि संभव नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि भैया बिना धोखे की जिंदगी नहीं चलेगी, यहाँ धोखे की बात कही गई है, लेकिन वो खुद में एक मान के चलने की बात है। लेकिन ये कहना कि बिना धोखे के कोई गतिविधि संभव ही नहीं है, ये तो ठीक नहीं है ना। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी दोस्त को, यार को, या कहीं पर भी कुछ पैसे वगैरह दे देते हैं या कुछ बिजनेस कर लेते हैं, तो क्या 100% वहां धोखा होना ही होना है, संभव। शब्द देखिए यहाँ पर, देखिए आप, है ना, यहाँ देखिए जो चीजें हैं। अब देखिए पूर्णता वाली बात हो रही है कि नहीं, पूरी तरह से संभव नहीं है, ये सब चीजें, ये क्या है, एक्सट्रीम वर्ड है, इनको काट दीजिए। ये तीनों कट गया ना एक्सट्रीम होने की वजह से। और लास्ट में क्या लिखा है, विश्वास महत्वपूर्ण है भले ही जोखिम शामिल हो, है ना, जोखिम शामिल, यही बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी हो गया। इसका मतलब ये हुआ एक्सट्रीम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप जाके देखेंगे ना, अगर आप 26 क्वेश्चन आ रहे हैं, 26 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं खेला किसका होता है, एक्सट्रीम वर्डों का। अगर आपने सही से एक्सट्रीम वर्ड पहचानना शुरू कर दिया, आप देखेंगे कि सबसे आसानी से आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ये दूसरी ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अप्लाई करना, आप खुद देखेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए अगले ट्रिक के चलते हैं, ट्रिक नंबर 3। ये सबसे शानदार ट्रिक है जो मैं पहले क्वेश्चन से ही फॉलो करता आ रहा हूं। क्या, नहीं नहीं ये वाली नहीं है, चौथी वाली है। जिसमें क्या है, क्या होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास समय कम है, अगर आप इसको ट्राई करिए तो और बेहतर होगा। क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट अप्रोच, यानी कि रिजर्व रीडिंग करिए। जैसे मान लो ये वो क्वेश्चन है, अगर आपने ये सब चीजें पूरा प्रैक्टिकली किया है बढ़िया से, तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप यही 3 को काट सकते हैं, यार ये तीनों तो सही नहीं लग रहा, यहाँ सीधा चले जाओगे। अब क्वेश्चन पढ़ोगे सीधा उत्तर मार दोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। इससे क्या होता है, आपके आंसर के सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सच में सर, हाँ बिल्कुल मानिए बात को। तो आप कोशिश ये करिए, पहले क्वेश्चन सट से पढ़ लीजिए, उसके क्रक्स को समझ लीजिए, फिर जाके पूरा पैसेज पढ़िए, तब देखिए आपका रिजल्ट जस्ट डबल हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं क्या करना है, पहले प्रश्न पढ़िए, फिर जो अनुच्छेद है यानी कि जो कहीं ना कहीं पैसेज है उसको पढ़िए, फिर क्या करना है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए पढ़ना है, यानी कि लक्ष्य के साथ अनुच्छेद को पढ़ते रहिए। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि मन कहीं ना कहीं बेहतर तकरीब से नहीं भटकता, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा माइंड है वो इतने आसानी से भटकता नहीं है, वो कहीं ना कहीं प्रासंगिक जानकारी को चुनने लगेगा। क्यों, क्योंकि पहले पैसेज पढ़ोगे तो वो हर जगह भटकेगा,
कभी कभी लंबा पैसेज आ जाता है तो दिमाग भटकने लगता है। लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन में क्या बात पूछा है, तो दिमाग क्या करेगा ना, वही ढूंढेगा यार कहाँ लिखा है पैसेज में। ये चीजें, यही चीजें हैं भैया। कैसे काम करेगा माइंड जो है, वॉन्डर नहीं होगा एमलेसली, वो कहीं ना कहीं रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को पकड़ने की कोशिश करेगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि लेखक का मुख्य तर्क क्या है, अब पैसेज में सिर्फ आप क्या ढूंढेंगे, तर्क के बारे में, निष्कर्ष के बारे में। यानी कि अगर आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सही से पढ़ लिया उसका, तब भी आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? दिस इज द ट्रिक नंबर 3। ध्यान से करके देखो, अभी समय है, 20 दिन 22 दिन एग्जाम को हैं। अब लगातार प्रैक्टिस करिए इन 5 ट्रिक पे। अब देखेंगे कहीं ना कहीं सीसैट में फेल होना ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। ट्रिक नंबर 4, ये सबसे अच्छा है, ये है कहीं ना कहीं ऑप्शनल लैंग्वेज मैचिंग, यानी कि विकल्प और भाषा का मेल। इसका सबसे अच्छा क्या है कि सही जवाब वह है जिसकी भाषा पैसेज और गद्यांश से मेल खाती है। अब जैसे ये वाला सवाल हमने देखा था, तो हमने देखा कि भैया जो गद्यांश है उससे सिर्फ ये वाली भाषा ही मैच कर रही है, इसके अलावा कोई भाषा मैच नहीं कर रही। इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन देखा, यहाँ पर देखा तो यहाँ पर दोनों चीजें इससे मैच नहीं कर रही थी, इसीलिए गलत हो गया। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ जब आंसर पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन में आप ये देखना, क्या देखना भैया, ये देखना कि कहीं ना कहीं जो चीजें लैंग्वेज में हैं, क्या उसी का मिरर आपको दिख रहा है कि नहीं क्वेश्चन में। यानी कि पैसेज में जो बातें कही गई है उसका मिरर आपको आपके लैंग्वेज में दिखनी चाहिए, आपके आंसर में। अगर ये है तो आंख बंद करके उत्तर मार देना। लेकिन ये तब आएगा जब प्रैक्टिस करोगे, जब 10-20 क्वेश्चन लगातार लगाओगे ना, तब उस पर मैच कराने की कोशिश करोगे, आप देखोगे सट से उत्तर मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये मत सोच लो कि आज बता दिया तो कल से क्वेश्चन सही, ना 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 ना। करो 10 दिन लगातार, 1 घंटे आधे घंटे बैठ के 8-10 पैसेज डेली सॉल्व करो, देखो होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि वही लहजा रखा गया है, वही विचार है, नया विचार आ गया, क्वेश्चन गलत हो गया। यानी कि सेम टोन सेम आइडिया इज करेक्ट, अगर न्यू आइडिया है भैया गलत। समझ में आया? और हमने देखा ये बात, यहां पर कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन गलत हुआ, ये दोनों ऑप्शन गलत हुए, स्टार्टिंग के 3 नया था, उसके साथ साथ हमने यहां पर देखा दोनों चीजें नहीं थी, इसीलिए गलत हो गया, आंसर डी आ गया, कोई सही नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमने देखा सेम टोन है, सेम आइडिया है, आंसर से ही होगा, न्यू आइडिया दे रहा है, गलत कर दीजिए। समझ में आ गया? बिल्कुल सर, एकदम चकाचक। अब लास्ट ट्रिक नंबर 5, ये मेरी फेवरेट ट्रिक है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन करता था, क्योंकि मेरा 2 बार हुआ, 2 बार 9 बार भी मैंने सीसैट में कोई दिक्कत आई नहीं। ठीक, तो सीसैट में दिक्कत नहीं आई तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत काम करती। क्यों? क्योंकि जब भी मैं देखो अभी पैसेज पढ़ रहा था, तो मैं क्या कर रहा था, सीधी सी बात है, लाइन रेफरेंस मैपिंग ट्रिक अपना रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें, फिर उन्हें मैच करें, आपको जवाब आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आप पढ़ते जाइए कीवर्ड को, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करते जाइए, आप खुद देखेंगे कि जब उनको मैच करेंगे आपका आंसर आसानी से आ जाएगा कि कहना क्या चाहते हो भैया। और जब ये पता चल गया कहना क्या चाहते हो, तो चाहे धारणा पूछे, चाहे क्रक्स पूछे, चाहे निष्कर्ष पूछे, चाहे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पूछे, आंसर एक ही होना है, एक ही होना है। ठीक है, ये 5 रहे आइडिया, इसको अच्छे से फॉलो करना, बेस्ट तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सभी के लिए मैं 100% फ्री बैच लेकर आ रहा हूँ मेंस की, और एकदम नए तरीके से आप खुद इस बैच को करेंगे, आपका लाइफ में लगेगा नहीं यार मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है। ध्यान रखना, मेंस रैंक बूस्टर प्रोग्राम जो कि स्टार्ट हो रहा है 8 जून को शाम 8 बजे से, आप सभी के लिए टोटली फ्री है, टोटली 1 रुपया भी आपका नहीं लगने वाला। आप आइए, पूरी बैच हम पढ़ाएंगे, 150 दिन का हमारा टारगेट है, और इस 150 दिन में कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, मैक्सिमम एक इंस्टेंसिव प्रोग्राम लेके चलेंगे, और कहीं ना कहीं आपका जीएस पेपर 1 2 3 4 और ऐसे मेंस ओरिएंटेड कैसे हमें करना है, कैसे करंट अफेयर को ऐड करना है, कैसे मैपिंग करनी है, कैसे एक टॉपर वाली स्ट्रेटजीज पे हम काम कर सकते हैं, और जैसे जो बच्चा बहुत सही से चीजें नहीं पा रहा है ना, कैसे एग्जैक्टली करना है, वो चीजें आप यहाँ सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो आप सभी को क्या करना है, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिए।
ठीक है। क्या होगा, प्रीलिम्स का एग्जाम 24 तारीख को है, 24 के होने के बाद 25 तारीख से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। मिनिमम एडमिशन लेंगे, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़ानी है, बहुत कम एडमिशन होंगे, इसीलिए जो जल्दी आएगा वो जल्दी पाएगा, यानी कि पहले आओ पहले पाओ वाली सिचुएशन आपकी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी अभी के अभी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे 25 तारीख के बाद आप अपना एनरोलमेंट कर सकें। तो देर किस बात की, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ एक नई जर्नी मेंस की। ठीक है, चलिए फिर से बात करते हैं आगे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।